Hello student, good morning. I am Amarjit, your Hindi teacher. Today I discuss हिंदी व्याकरण, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन पर। ठीक है, व्यंजन पर हमने जो है कल आपको व्यंजन में आपको जो है व्यंजन के सभी पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ऊष्म और संयुक्त व्यंजन पर चर्चा की थी। ठीक है, व्यंजन के सभी जो पार्ट हैं, इन पर सभी पे हम डिस्कस किए थे। स्पर्श व्यंजन में हमने आपको बताया था कि का से मां तक जो होते हैं वह आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आपके या, रा, ला और वा होते हैं। उसमें हमने आपको बताया था बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा होता है, ये आपके उसमें में आते हैं। और संयुक्त में हमने आपको बताया था कि छ, त्र, ज्ञा और इसके बाद सरा, ये आपके किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और इसके बाद हमने बताया था कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन से व्यंजन या कौन सा व्यंजन वर्ग जो है किस स्थान से उच्चारित किया जाता था, ये भी हमने बताया था आपको कल। तो आज हमें जो चर्चा करनी है जिस टॉपिक पर चर्चा करनी है वो हमें चर्चा करना है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हमें इस पर चर्चा करना है। रेस्ट करने वाला कहाँ है? ठीक है, मिल गया। तो हमें जो चर्चा करना है वो हमें चर्चा करना है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण किया गया है उसे दो पार्टों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका जो पार्ट है वो है अघोष, और जो दूसरा भाग है वो आपका है सघोष। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो है, पहला भाग अघोष है, दूसरा भाग सघोष है। तो इनकी यदि आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो दोनों की मैं परिभाषा पहले आपको राइट करा देता हूं। तो आपको राइट करना है अघोष की परिभाषा, तो आप अघोष हेडिंग डालकर उसकी परिभाषा यहाँ पर राइट करेंगे, या डिफिनेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अघोष की परिभाषा यह है कि जिन वर्णों को बोलते समय, ध्यान से सुने, जिन वर्णों को बोलते समय कंठ में स्थित स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष ध्वनि या अघोष कहा जाता है। बात समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, जिन वर्णों को बोलते समय कंठ में स्थित स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष ध्वनि या अघोष कहते हैं। ठीक है, अघोष व्यंजन भी आप लिख सकते हैं, अघोष व्यंजन या अघोष ध्वनि कहते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा का वर्ग है, ये का वर्ग है, और का वर्ग में हम पूरा पहले वर्ग लिख लेते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। तो हमने जो लिखवाया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ में स्थित स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष ध्वनि या अघोष व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपको उच्चारित करके देखना है कि किसमें जो है हमारी स्वर तंत्रिका में जो है कंपन नहीं होता है। तो का, खा, तो इसका एक फार्मूला भी है, याद रखिएगा आप, 12, यानी किसी भी वर्ग का, व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो हमारे अघोष में आते हैं। यानी अगर देखा जाए इसमें जो है आपका, जैसे में आप लिख लीजिए, जैसे का वर्ग में कौन कौन है आपके सघोष? का और खा, ये क्या है आपके? अघोष हैं। ठीक है, ये क्या है? अघोष व्यंजन है या अघोष है। ठीक है, तो ये आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय कंठ में
कंठ के स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है वो हमारे अघोष में आते हैं। यानी कोई भी व्यंजन वर्ग हो उसका पहला दूसरा जो होगा वो हमेशा अघोष होगा। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सघोष की परिभाषा में। अघोष आपको समझ में आया, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा अगर कहीं मिल गया तो समझ लीजिए वो आपका क्या होगा। अब है अगला स्टेप सघोष। क्या है? सघोष। सघोष इसी की अपोजिट परिभाषा है। जिन वर्णों को बोलते समय कंठ में स्थित स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। इसे जान लीजिए, जिन वर्णों को बोलते समय कंठ में स्थित स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा आपको बता दी गई। अब आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से। हमने भी बताया अघोष में तो इसके लिए 12 होता है, तो सघोष के लिए जो है कितना होता है? 3 4 5 होता है। किसके लिए होता है? 3 4 5 यानी सघोष के लिए। यहाँ पर हम का वर्ग लेते हैं। का वर्ग है मान लीजिए हमारा ये, इसमें का, खा, गा, घा, अंगा। हमने बताया कि पहला और दूसरा आपका क्या हो गया? ये सघोष हो जाता, अघोष हो जाता है। और हमने क्या बताया? किसी व्यंजन वर्ग में जो है, किसी व्यंजन वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाता है? सघोष हो जाता है। तो अभी हमने परिभाषा में जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया कि का और खा ये अघोष हो गया, तो बच्चे जो तीसरे, चौथे और पांचवें हैं ये क्या हो जाएंगे? आपके सघोष हो जाएंगे। जैसे आपका क्या का वर्ग में, तो आपका जो है का, गा, घा और अंगा ये आपका क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। गा, घा और अंगा ये क्या हो गए? आपके सघोष हो गए। बात समझ में आई? ये है सघोष की परिभाषा। अब इसको जो है हम आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ लिखिए, इसका फार्मूला है 12 और इसका फार्मूला 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ थोड़ा ले लेते हैं। आप देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर दिख रहा है? तो चलिए इसको हम बढ़ा देते हैं लाइन और यहाँ पर लिख देते हैं अघोष, ठीक है। इसका फार्मूला है 12 और यहाँ पर ये दिख रहा है जो हमने लाइन किया है? दिख रहा है? चलिए इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये आपको यहाँ पर। तो पहले हम क्या करते हैं? सभी व्यंजन वर्णों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए। मैं जो है आपको एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स में लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये दिख रहा है भाई? नोट्स में जो लिखा गया दिख रहा है? हैं? तो हम मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि किसी व्यंजन वर्ग का, किसी व्यंजन वर्ग का, नोट्स में है ये, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का क्या प्रथम और द्वितीय वर्ण, अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। अघोष यहाँ दिख रहा है भाई, देखिए अघोष होता है। तथा ये देखिए नीचे दिख रहा है? यहां तथा ये दिख रहा है? तथा किसी व्यंजन वर्ग का, किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। सघोष होता है। क्या ये दिख रहा है जो मैंने राइट किया है? कहीं कट तो नहीं रहा? ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा अघोष और सघोष में कि किसी व्यंजन वर्ग का, ये देखिए ये अलग है और ये अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक।
किसी व्यंजन वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है सघोष अघोष होता है, तथा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। ठीक है, ये चीज आपको स्पष्ट हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले सभी वर्ग लिख लेते हैं व्यंजन वर्ग के। ये चीज यहाँ पर लिख लेते हैं का वर्ग। क्या है आपका का वर्ग, ये आपका है चा वर्ग। क्या है चा वर्ग, और ये आपका टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग हो गया। इसके बाद ता वर्ग आता है। ता वर्ग के बाद क्या आएगा, पा वर्ग आ गया आपका। ठीक है, तो ये सभी वर्ग हमने राइट कर दिए। अब इनको एक पूरा इनका वर्ण जो होता है मैं पूरा राइट कर देता हूँ। आपका हो गया का, खा, गा, घा, अंगा। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इस पर विशेष ध्यान ना दीजिए, बस समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये आपका चा हो गया, ये आपका छा हो गया, ये आपका जा हो गया, झा, और ये या हो गया। ये आपका टा, ठा, डा, इसके बाद ढा, इसके बाद अड़ा हो गया, ता हो गया, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये सभी व्यंजन वर्ग के जितने भी वर्ण थे हमने राइट कर दिया है। अब इसी के अनुसार जो हमने यहाँ नोट्स में लिखा है, इसी के अनुसार हमें याद रखना है कि किसी व्यंजन वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होता है, तथा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है सघोष होता है। यही चीज हमें सिर्फ माइंड में रखना है। हमने जो परिभाषा लिखवाई है वो परिभाषा आप राइट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है फार्मूला जो है इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यानी फार्मूला क्या हमारा 12 है और 3, 4, 5 है, इसको याद रखिएगा। इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, इसमें जितने भी आते हैं वो उसमें। ठीक है, ये उसमें यानी उसमें व्यंजन भी है आपका है, यानी उसमें व्यंजन क्या है मालूम है ना आपको। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन क्या है आपका, बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा। ये क्या है आपके उसमें व्यंजन है, इसमें याद रखिएगा आपका। ठीक है, और इसमें जो है यहां लिख लीजिए अंतस्थ, अंतस्थ। इसमें अंतस्थ व्यंजन आते नीचे आप राइट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर क्या क्या है अंतस्थ व्यंजन में, या, वा, रा, ला। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये तो आपको कंसेप्ट रखना है। ठीक है, कि अघोष में उस व्यंजन है और सघोष में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, अब चलिए अघोष की बात करें तो टोटल हमें सिर्फ अघोष को भी देखना है। का वर्ग में बताइए कौन कौन अघोष होगा। तो हमने बताया था कि पहला और दूसरा वर्ण जहां मिलेगा वो अघोष होता है। तो इसमें आपका का और खा हो गया। चा वर्ग में आपका चा और छा हो गया। इसके बाद टा वर्ग में टा और ठा हो गया। ता वर्ग में आपका ता और था हो गया। पा वर्ग में आपका पा और फा हो गया। समझ में आया। ये जितने आपको दिखे हैं वर्ग में ये क्या है आपके, ये सभी जो है पहले दूसरे वर्ण है ना, सभी वर्गों का ये जो यहाँ पर राइट किया गया है, कौन क्या राइट किया गया है, प्रथम और द्वितीय वर्ण राइट किए गए हैं। तो हमने बताया था कि 12 यानी 1 और 2 यानी पहला और दूसरा वर्ण जो मिलेगा किसी भी वर्ग का वो आपका अघोष हो जाएगा। चलिए इसमें चलते हैं। इसमें आपका देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा ढूंढना। देखिए मैंने यही लिखा है किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष हो जाता है। तो हमें तीसरा, चौथा किसी भी व्यंजन का, किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ है ना। का में देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ है, ये है, ये और ये। तो आपका क्या बचेगा, गा, घा और अंगा। इसमें बताइए क्या बचेगा आपका, जा, झा, इया, अगला डा, ढा, अड़ा। अगला क्या होगा, दा, धा, ना। इसमें क्या हो जाएगा, हा, नहीं हा तो क्लियर होगा। तो इसमें ना तीसरा वर्ण क्या बनेगा, बा, बा,
बा, भा, मा। तो ये देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी अगर अघोष और सघोष आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए ऐसे आपको लिख कर दे दिया कि टा, था, डा, धा और अड़ा, इसमें आपसे ये क्वेश्चन कर लिया इसमें सघोष कौन है, तो आपको जब ये याद रहेगा कि हमने लिखवाया क्या है, जो राइट कराया है कि प्रथम और द्वितीय वर्ण कहीं मिला किसी भी व्यंजन वर्ग का तो अघोष होता है। अब आपसे पूछ लिया अघोष कौन है, तो आपको तुरंत कंसेप्ट होना चाहिए कि पहला और दूसरा जो है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो है क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक है, ये सघोष हो जाएगा, और ये जो दोनों मिले हैं ये क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ये चीज हमेशा आपको याद में दिमाग में रखना है। और इसके साथ साथ अघोष में जो है आपके ऊष्म व्यंजन भी आते हैं और सघोष में आपके अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। बात समझ में आई ना? एक चीज कंसेप्ट हो गया। एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि व्यंजन वर्ग का कोई भी वर्ण का मतलब इस तरह से कि व्यंजन वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण कहीं दिखता हो, ठीक है, जब कोई वर्ग लिखा रहेगा तो उसमें प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होगा वो आपका अघोष हो जाएगा। और उसी वर्ग में अगर तृतीय, चतुर्थ और पंचम यानी तीसरा, चौथा और पांचवा कहीं मिल गया, ठीक है, तो आपका सघोष हो जाएगा। भाई मिलना तो है ही, अगर कोई वर्ग लिखा गया है तो कम से कम 5 वर्ण होते हैं, तो पहला दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उसमें से अघोष हो जाएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष हो जाएगा। आई होप्स आपको समझ में आया होगा कि अघोष और सघोष। ठीक है, इस नोट्स को हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी आपको जो है अघोष और सघोष में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि सघोष में आपके अंतस्थ व्यंजन है और अघोष में आपके ऊष्म व्यंजन है, ये भी हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।